हेलो फ्रेंड्स, गुड नून एवरीवन। तो आ गए हैं सभी लोग, जल्दी से जो भी साथी अभी तक लाइव नहीं हुआ है जल्दी से सभी जुड़े। गुड नून एवरीवन, बहुत बढ़िया। ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए। बिल्कुल पूर्णिमा, एक बार कमेंट करिए कि ऑडियो क्लियर है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके अंजलि, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे। अनमोल कह रही है 2 घंटे ज्यादा हो जाता है, 1.5 घंटे पढ़ाया करो एक साथ। चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लगेगा कि ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा कम रखेंगे, लेकिन लेकर के चलेंगे अपनी तरफ से पूरा अपना 2 घंटे का टारगेट लेकर के चलेंगे। लेकिन फिर जैसा लगेगा कि टॉपिक थोड़ा हार्ड आ रहे हैं, अगर ऐसा कुछ लगेगा तो थोड़ा सा कम समय कर लेंगे, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, अफरा तफरी नहीं है, सिलेबस पूरा होगा टाइम से। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है पीटर डिसूजा, सब कुछ समझ में आएगा। चलो शुरू करें क्लास को। तैयार हैं आप सभी लोग? तो साइंस की आपकी पहली क्लास होगी आज, और शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से, जैव विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से। अब सब लोग कमेंट करना बंद करें और फोन को रोटेट करके रखिए, ठीक है। ओके सार्थक, ध्यान रखूंगी मैं इस बात का। कमेंट करना भी बंद करिए सभी लोग। पीडीएफ शेयर कर दी गई है टेलीग्राम ग्रुप पर। पीडीएफ के लिए आप क्यों परेशान हैं अभी भी? साथ के साथ अगर नहीं लिख पाते हैं तो फिर ऐसा काम किया कीजिए कि ना, शाम को आपको 9 बजे के बाद आप फ्री है तो आप शाम को अपना टाइम रखिए, और सुबह आप 9 बजे से पहले फ्री है तो उस टाइम में आप अपने नोट्स बनाने का काम किया करिए, ठीक है। बीच में तो आपको थोड़ा बहुत रेस्ट भी चाहिए होता है, बीच में जो गैप दिया गया है अपना उस पर थोड़ा बहुत आराम करिए, ठीक है। और भी थोड़े बहुत घर के काम होते हैं, तो सुबह 9 बजे से पहले पहले और शाम को 9 बजे के बाद आप अपने नोट्स बनाया करिए। चलो अब शुरू करेंगे, थोड़ा सा स्पीड स्लो लेकर रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यही जानेंगे कि जैव विकास क्या होता है, ठीक है। जैव विकास क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, शुरुआत से अगर बात करें प्राचीन काल से और अब तक के मानव में बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं कि पहले इंसान बंदर जैसे हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे समय बीता, ठीक है। बहुत सारे बदलाव हुए शारीरिक संरचना में, मानसिक संरचना में, और धीरे धीरे कर करके आज का जो वर्तमान रूप आप देख रहे हैं मानव का,
वो आपको मिलता है। तो ये कैसे हुआ? ये जैव विकास की प्रक्रिया से हुआ। क्या होता है जैव विकास? तो दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। ठीक है, चैट स्क्रीन से खुद ब खुद हट जाएगा दंकिता, आप उसको फोन को रोटेट करिए, अपने आप चैट हट जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपके हाथ में है कि आप लोग चैट देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। रवि क्या प्रॉब्लम है बताइए, आप किसका नंबर मांग रहे हैं यहाँ? अगर ज्यादा इस तरह की बातचीत करेंगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ने बैठिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, इस तरह की कोई बातचीत ना हो जो कि टॉपिक से हटके हो। अब यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों हम, जैव विकास क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कैसे लिखेंगे आप जैव विकास की परिभाषा, कि जैव विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले क्या है? आनुवांशिक परिवर्तनों को कहते हैं। आगे बात करें तो यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं। ठीक है, जैव विकास को हम इंग्लिश में अगर बात करें तो इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन कहते हैं। तो देखिए, आपने देखा कि ये मानव का रूप कैसे हुआ, कि पहले प्राचीन समय में कैसे था। ठीक है, फिर कुछ समय बाद जेनेटिक चेंजेस होते चले गए और ये मानव के संरचना में, रूप में परिवर्तन होते चले गए। ठीक है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। इतना आपको यहाँ समझना था। और सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को ही जैव विकास कहते हैं, यानी इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं, जनरली सी बात है कि भैया सजीव में ही होंगे। ठीक है, निर्जीव में तो कोई परिवर्तन इस तरह के होने से रहे। ठीक है, तो सजीव में ही होते हैं जैविक परिवर्तन, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो जैव विकास के प्रमाण क्या है, क्या प्रमाण मिलते हैं कि भाई जैव विकास हो रहा है, हमें कैसे पता चले कि जैव विकास है। गुरु बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा इन नोट्स के अलग, इन नोट्स से अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल परेशान ना हो, आप पढ़ने में ध्यान दीजिए। आप इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहेंगे ऐसे जिनके आंसर मैं पहली क्लास में कवर कर चुकी हूँ आपके, अगर वही सेम क्वेश्चन आप पूछते रहेंगे मेरी भी एनर्जी वेस्ट होगी। ठीक है, और आपका भी डिस्टरबेंस बनेगा क्लास में। तो सेम क्वेश्चन बार बार ना पूछे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था। अब समझने में ध्यान दीजिए, कोई कमेंट नहीं करेगा। जैव विकास के क्या क्या प्रमाण मिलते हैं, हमें कैसा पता चलेगा कि भैया जैव विकास हो रहा है, तो कुछ ऐसा प्रमाण तो होना चाहिए हमारे पास। तो उसके दो प्रमाण होते हैं। वो क्या प्रमाण है कि भाई इसका पता हमें चलता है एक तो समजात और समवर्ती अंगों से। अब ये समजात और समवर्ती अंग क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो जैव विकास के प्रमाण हमें कैसे मिलते हैं? ये संरचना से या फिर समजात और समवर्ती अंगों से हमें जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं, पता चलता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे समजात अंग क्या होता है। आपके पेपर में पूछा जाता है समजात अंग के नाम बताइए। ठीक है, समजात अंग किसे कहते हैं? समजात अंग ऐसे अंग होते हैं दोस्तों जिनकी रचना समान होती है। ठीक है, जिनकी रचना और उत्पत्ति कैसी होती है? समान होती है, लेकिन वे कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, रचना और उत्पत्ति तो समान होगी लेकिन कार्य उनके अलग अलग होंगे, उनको हम समजात अंग कहेंगे। ठीक है, एक बार और सुनेंगे बहुत ध्यान से, आराम से लेकर के चलेंगे, कोई भागा दौड़ी नहीं है। समजात अंग हम किसे बोलते हैं? जिनकी दोस्तों रचना और उत्पत्ति में वो समान होते हैं। ठीक है, यानी देखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन वो कार्य भिन्न करेंगे। ठीक है, उनका काम अलग अलग होगा। उन अंगों का, अंगों की बात की जा रही है। अब उदाहरण से हम इसको क्लियर करेंगे। ये आप यहाँ पर देखिए, ये उदाहरण है समजात अंगों का। जैसे चमगादड़ के पंख, ठीक है, और यहाँ पर जो ये सील होती है, एक मछली होती है, उसका इस तरीके से ये पंख के समान बने होते हैं। ठीक है, ये सील एक आपने देखा होगा, सील लॉयन को बोलते हैं। सील बर्फ में रहता है। ठीक है, उसके इस तरह के पंख होते हैं। ठीक है, और ये इधर दिखाया गया है चमगादड़ का पंख। तो आपने देखा होगा दोस्तों
कि ये देखने में कुछ कुछ एक समान है, ठीक है, इसकी भी अंदर से संरचना ऐसी है, और जो सी लोयन है इसकी भी पंख की संरचना इसी तरह की है। लेकिन चमगादड़ तो अपने पंखों से उड़ने का काम करेगी, लेकिन वहीं अगर सी लोयन को देखें तो वो इन पंखों का उपयोग करते हैं चलने में, क्योंकि वो उड़ नहीं पाते, ठीक है। आपने देखा होगा कि किस तरह का कोई जानवर होता है जो अपने पंखों के सहारे ऐसे चलता है, ठीक है, जैसे पेंगुइन भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि वो उड़ नहीं पाते हैं। तो संरचना एक जैसी है, उत्पत्ति एक जैसी है, देखने में समान है, पर कार्य भिन्न है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे और एग्जाम्पल, ये है मनुष्य, चिंपैंजी और सिंह के यानी शेर के हाथ, पंजे, जो भी आप इनको बोले, तो देखने में संरचना तीनों की कैसी लग रही है, एक समान लग रही है ना, एक समान। तो लेकिन तीनों के कार्य भिन्न भिन्न है। मनुष्य अपने हाथों से खाना खाने का ये सभी ऐसे कार्य कर सकता है, चिंपैंजी क्या करेगा, उनसे उछल कूद करेगा, ठीक है, लटकने का काम करेगा, लेकिन शेर उससे क्या करेगा, दौड़ने का काम करेगा। तो देखने में समान है, संरचना एक जैसी है, उत्पत्ति एक जैसी है, लेकिन कार्य भिन्न है। तो ये हमने जाना समजात अंगों के बारे में। अब हम बात करेंगे समवर्ती अंग। समवर्ती अंग कौन से होते हैं, तो ये थोड़ा सा इसका अपोजिट होगा। कैसे? समवर्ती अंग वे अंग होते हैं जो रचना और उत्पत्ति में भिन्न हो, लेकिन कार्य करने में क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, समवर्ती अंग कहेंगे, ठीक है। रचना और उत्पत्ति में तो कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, लेकिन कार्य करने में ये समान होते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा बिच्छू आपने देखा है, ठीक है, तो उसके इस तरह से डंक होते हैं। बिच्छू के डंक कैसे होते हैं इस तरह से होते हैं। और मधुमक्खी के आपने देखा होगा इस तरह से छोटा सा एक डंक होता है मधुमक्खी का। तो आपने देखा कि इनकी संरचना कैसी है, दोनों में क्या कोई आपको समानता नजर आ रही है, तो बिल्कुल नहीं। दोनों के डंक की जो संरचना है वो बहुत अंतर है दोनों में, लेकिन कार्य क्या करते हैं, दोनों के दोनों अपने डंक से क्या कार्य करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। तो यानी काम तो इन्होंने सेम किया है ना, लेकिन संरचना कैसी थी इनकी, बहुत भिन्न थी। क्लियर? बिल्कुल तेज नहीं है रंजीत, अब तो मैं बहुत आराम से लेकर के चल रही हूँ। बिल्कुल तेज नहीं है, बहुत आराम से मैं कवर करके चल रही हूँ, अब बिल्कुल तेज नहीं है, ठीक है। तो समवर्ती अंग क्या होंगे, ये बिल्कुल अपोजिट है समजात अंग के। समजात अंग में क्या था, रचना उत्पत्ति समान थी पर कार्य भिन्न थे। यहाँ क्या होगा, यहाँ रचना और उत्पत्ति तो भिन्न होगी पर कार्य कैसे होंगे, कार्य समान होंगे। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा बिच्छू के और मधुमक्खी के डंक का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे आपका एक और छोटी सी टर्म आती है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग भी प्रमाण है जैव विकास का। अवशेषी अंग क्या होते हैं दोस्तों, ये वे अंग होते हैं जो पूर्वजों में तो क्रियाशील थे, ठीक है, कार्यशील थे, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान में आते आते ये कार्य विहीन हो गए, इनका कोई कार्य नहीं रहा, तो ये कैसे अंग बन गए, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि मनुष्य के किन्हीं दो अवशेषी अंगों के नाम बताइए। क्या मनुष्य में भी ऐसे कोई अंग थे कि जो पहले तो कार्यशील थे, कार्य में लिए जाते थे, लेकिन अब नहीं? तो बिल्कुल। अगर बात करें दोस्तों पुच्छ कोशिकाएं यानी पूंछ की तरह की कोशिकाएं, जो आपने देखा कि पुराने समय में, पहले समय में क्या था कि मनुष्य बंदर के समान था, तो उसको पूंछ भी थी, ठीक है। अब धीरे धीरे उसका कार्य करना बंद हो गया, तो धीरे धीरे वो विलुप्त भी हो गई कुछ हद तक, ठीक है। और इसी तरीके से कर्ण पल्लव की कोशिकाएं, पेशियां, ठीक है, यानी कान के पास ऐसे ये पेशियां जुड़ी हुई होती है, आप यहाँ देख पाएंगे, ठीक है, ये कर्ण पल्लव पेशियां हैं। तो ये भी कैसा अंग है, अवशेषी अंग है मनुष्य का, ठीक है। और शरीर पर उगने वाले जो बाल होते हैं, जिनको हम त्वचा पर उगने वाले बाल कहते हैं, हाथों पर, पैरों पर, ठीक है, ये पहले ज्यादा हुआ करते थे, क्योंकि उस समय पर जब बंदर थे तो ज्यादा बाल थे, तो धीरे धीरे इनका कार्य नहीं रहा, तो ये अवशेषी अंग की श्रेणी में आते चले गए। इसी तरीके से एक और उदाहरण है अक्ल दाढ़ का, जिसको आप अक्ल जाड़ बोलते हैं, वो भी इसी का उदाहरण है। बिल्कुल।
क्लियर। तो ये अवशेषी अंग थे जो पूर्वजों में तो कार्यशील थे, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान में वे कार्यविहीन हो गए हैं और उन्हीं को हम अवशेषी अंग कहते हैं। इसके उदाहरण आपके सामने है, ये मनुष्य के अवशेषी अंगों के उदाहरण हैं। कौन कौन से? कर्ण पल्लव की पेशियां, पूंछ की कोशिकाएं, अग्रदाढ़ और त्वचा के बाल, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब हम जानेंगे जैव विकास के सिद्धांत के बारे में, क्योंकि हमने जैव विकास जान लिया है कि जैव विकास किसे कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले जो आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उन्हें हम जैव विकास कहते हैं। अब जैव विकास के सिद्धांत की हम बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन से सिद्धांत है जैव विकास के, जिनमें पहला सिद्धांत है लेमार्कवाद या लेमार्क का सिद्धांत। लेमार्क का सिद्धांत बिल्कुल बफरिंग नहीं है, ऐसे परेशान तो मत करिए। देखिए मैं अपने सामने मैंने चला करके रखा हुआ है मोबाइल फोन में और बिल्कुल सही मैं देख पा रही हूँ, कोई बफरिंग नहीं है। लेमार्कवाद की अगर बात करें दोस्तों, लेमार्कवाद का सिद्धांत दिया था किसने? लेमार्क ने दिया था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया सिद्धांत का, लेमार्क ने दिया था। लेमार्कवाद का सिद्धांत कब दिया था? तो 1809 में लेमार्क ने लेमार्कवाद का सिद्धांत दिया। अब इस सिद्धांत में क्या कहा गया है? बिल्कुल इस सिद्धांत में क्या कहा गया है कि जीवों एवं उनके अंगों में निरंतर क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है और जिन पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक होता है और जो अंग ऐसे होते हैं जिनका उपयोग कम होता है उन अंगों का विकास भी कम होता है। ये बात कही थी किसने? लेमार्क ने। तो लेमार्क के सिद्धांत में क्या है, मोटा मोटा आप समझिए। लेमार्क ने बात की थी कि हम जिस अंग का प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा उसका क्या होगा? विकास होगा, और जिस अंग का उपयोग कम होगा उसका विकास भी कम होगा। ये लेमार्कवाद के सिद्धांत में कही गई बातें थी। इसी के साथ दोस्तों हम जानेंगे लेमार्क ने यह सिद्धांत कब दिया था? 1809 में दिया था। और इनकी एक पुस्तक है फिलोसोफी जूलॉजिक। इस पुस्तक में इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया था। क्या नाम है पुस्तक का? नाम आप याद रखेंगे, फिलोसोफी जूलॉजिक पुस्तक है किसकी? लेमार्क की। और इसी पुस्तक में इन्होंने 1809 में अपना सिद्धांत लिखा, लेमार्कवाद का सिद्धांत। क्या था इस सिद्धांत में? तो अभी हमने जाना कि अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी बात किस पर, इनका जो सिद्धांत था वो किस पर आधारित था? वो था कि अंगों का उपयोग कम या अधिक करने के ऊपर निर्भर करता है कि उनका विकास कितना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा लेमार्कवाद का सिद्धांत। अब आगे यही चीजें लिखी हुई है इनमें। ठीक है, जो भी ज्यादा लिखा हुआ है, बाकी जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करती जा रही हूँ आप अपने नोट्स में उतना ही लिखे। ठीक है, ये ज्यादा मत लिखे, जितना मैं हाईलाइट कर रही हूँ उतना आप लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया था लेमार्क ने जिराफ का, कि भाई पहले क्या था, जिराफ की गर्दन इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी जितना आज के समय में है। तो क्या हुआ, जिस एरिया में जिराफ रहते थे वहां पर जो झाड़ियां थी जिससे वो अपना भोजन लेते थे वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई, और जो बड़े बड़े पेड़ थे उनकी टहनियां जो बहुत ऊपर थी, तो उन्हें खाने के लिए, उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए, भोजन के लिए क्या करना पड़ा? ऊपर की ओर ऐसे उठना पड़ा, उचकना पड़ा। तो उचक कर उन्होंने क्या किया? जो ऊंचे पेड़ थे उनसे पत्तियों को खाना शुरू किया। तो इसमें क्या हुआ, उनके जो आगे वाले पैर थे और उनकी गर्दन का जो हिस्सा था इसको ज्यादा उपयोग में लिया गया। ठीक है, इसको ज्यादा उपयोग में लिया गया तो क्या हुआ, इन्होंने जिस अंग का ज्यादा प्रयोग किया उसका विकास होता चला गया और उसमें वृद्धि होती चली गई, बाकी अंग समान रहे, इसी तरीके से आगे वाले पैर। ठीक है, तो यही है लेमार्कवाद का सिद्धांत कि जिस अंग का हम उपयोग ज्यादा करते हैं उसका विकास ज्यादा होते हैं। क्लियर? बिल्कुल सही। आगे दोस्तों हम दूसरा सिद्धांत जानेंगे, डार्विनवाद का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में डार्विनिज्म कहते हैं। डार्विनवाद के सिद्धांत की अगर बात करें तो ये सिद्धांत दिया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, इनका नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन ने ये सिद्धांत दिया था। और कब दिया था? तो 1800
1836 में ये सिद्धांत दिया था, डार्विनवाद का सिद्धांत। आपसे पूछा जाता है डार्विन का सिद्धांत किसने दिया? तो इन्होंने क्या कहा अपने सिद्धांत में? इनके सिद्धांत का एक और नाम है, डार्विनवाद के सिद्धांत का एक और नाम से जाना जाता है प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास, ठीक है। इस नाम से ही इनके सिद्धांत को हम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से इसमें नाम में ही इसकी सारी बातें छिपी हुई होती है। इन्होंने क्या कहा इस सिद्धांत में कि भाई प्रकृति चुनाव करती है कि कौन से जीवों का विकास करना है, कौन से जीव जीवित रहेंगे और कौन से जीवों को समाप्त करना है, किन जीवों का अस्तित्व खत्म करना है। ये किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर। प्रकृति ही प्राणियों का चुनाव करती है, ये इनका सिद्धांत था, ठीक है। तो इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था 1836 में, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव में क्या होती है? संतानोत्पत्ति की अधिक से अधिक क्षमता पाई जाती है। अपनी संतान की उत्पत्ति करने की जो क्षमता है वो अधिक से अधिक पाई जाती है, और प्रत्येक जीव में अत्यधिक प्रजनन दर के कारण जीवों को अपने अस्तित्व के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। और ये संघर्ष समजातीय, अंतरजातीय या पर्यावरणीय होते हैं, ठीक है। कैसे संघर्ष करना पड़ेगा उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। यहाँ दोस्तों बताया गया है कि डार्विनवाद को प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। वही बात है जो हमने पहले जानी थी। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 2016 में आपका पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब दोनों के बीच में हम अंतर जानेंगे, डार्विनवाद और लैमार्कवाद, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों, ये यहाँ पर डिफरेंस है दोनों के बीच में, लैमार्कवाद और डार्विनवाद के बीच में। हमने लैमार्कवाद के बारे में जाना, तो यहाँ एक बार फिर से देखेंगे। लैमार्कवाद के अनुसार क्या था? जो जिराफ के पूर्वजों की गर्दन थी वो सामान्य लंबाई की थी, यानी पहले नॉर्मल थी, क्योंकि इन्हें तात्कालिक वातावरण में घास फूस सहज ही उपलब्ध हो जाती थी, यानी उनके आसपास का वातावरण ऐसा था कि वो बहुत आसानी से अपना भोजन ले सकते थे। लेकिन वहीं अगर बात करें डार्विनवाद की, तो इनके में क्या डिफरेंस है? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि तात्कालिक समय में जिराफ के पूर्वज दोनों प्रकार के थे। इन्होंने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि सामान्य थी उनकी गर्दन, इन्होंने कहा कि दोनों प्रकार के थे पूर्वज जिराफ के। दोनों प्रकार से मतलब छोटी गर्दन वाले भी और लंबी गर्दन वाले भी, ये कहना था डार्विनवाद का। अब हम आगे जानेंगे। लैमार्क ने फिर क्या कहा कि समय के साथ साथ वातावरण कैसा होता चला गया? शुष्क होता चला गया, और जो उन्हें सहज ही उपलब्ध थी घास फूस, अब वो उन्हें उपलब्ध नहीं रही। ऊंचे वृक्ष की पत्तियों को खाने के लिए उन्हें गर्दन को खींचकर उसका प्रयोग करना पड़ा पत्तियां खाने के लिए। लेकिन डार्विन ने क्या कहा? यहाँ डार्विन ने कहा कि इनमें गर्दन की अलग अलग लंबाई जो है वो वंशानुगत थी, यानी वंश से जिसके पूर्वज लंबी गर्दन वाले थे उनके बच्चे भी लंबी गर्दन वाले हुए। डार्विनवाद ने ये कहा। लेकिन लैमार्कवाद उसी समय क्या कह रहे थे? लैमार्कवाद ने कहा कि भैया जो घास फूस थी नीचे जमीन पर वो खत्म हो गई थी, इस वजह से उन्होंने ऊंचे वृक्षों की पत्ती खाना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी गर्दन लंबी हो गई, ठीक है। लेकिन इस बात से सहमत नहीं थे डार्विन। आगे बात करेंगे तो लैमार्क ने कहा कि गर्दन को ऊंचाई की ओर खींचकर प्रयोग करने के कारण ही गर्दन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती चली गई। लेकिन डार्विन ने क्या कहा कि वातावरणीय परिवर्तन के कारण दोनों प्रकार के जिराफों को संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसमें लंबी गर्दन वाले जिराफ विजयी हुए। क्या मतलब है इसका मतलब ये है, डार्विन ने ये कहा कि भाई देखो, हम मानते हैं कि उस समय पर वातावरण शुष्क हो गया और जो आसानी से उपलब्ध थी घास फूस वो उपलब्ध नहीं रही, ठीक है। माना कि ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खानी पड़ी, तो ये क्या था? ये तो संघर्ष था उनके जीवन का। उस संघर्ष का सामना करना पड़ा दोनों तरह के जिराफों को, जो लंबी गर्दन वाले थे वो भी और जो छोटी गर्दन वाले थे उन्हें भी। तो ऐसे करने से क्या हुआ? जो छोटी गर्दन वाले थे वो तो जो प्रकृति थी उससे संघर्ष नहीं कर पाए, यानी अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि वो अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। और जो लंबी गर्दन वाले थे उन्होंने जीवन के साथ संघर्ष किया, जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहे थे उनके साथ अपने आप को ढाला और जीवित रहे, ठीक है। इनका कहने का अर्थ यही है कि जीवित ही वही रहे जो लंबी गर्दन वाले थे, पहले से ही लंबी गर्दन वाले हैं भाई ये तो।
अब उसी के साथ लैमार्कवाद ने क्या कहा कि गर्दन की जो बढ़ती हुई लंबाई थी वो एक कैसा लक्षण थी, उपार्जित लक्षण थी। उपार्जित मतलब कि जो दूसरी पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती रही तथा परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लंबे गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान की जो जाति है वो विकसित हो गई। लेकिन वहीं डार्विन ने क्या कहा दोस्तों, डार्विन ने कहा कि प्राकृतिक वर्ण के फलस्वरूप जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे उनकी संतानों में वृद्धि हुई, क्योंकि छोटी गर्दन वाले जिराफ धीरे धीरे लुप्त होते चले गए। तो आज के समय में जो वर्तमान समय में जिराफ है वो वही वाले हैं जिनकी लंबी गर्दन है, क्योंकि छोटी गर्दन वाले तो प्रकृति से लड़ते हुए विलुप्त हो गए। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में अंतर था। आई होप दोनों में अंतर क्या है, दोनों की बातों में क्या क्या कहना चाहते हैं, दोनों आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आपसे कोई अंतर पूछे तो आप बिल्कुल बता पाएंगे दोनों के बीच में अंतर, भले ही आप अपने शब्दों में लिखें लेकिन लिख पाएंगे इतना मैं आप डेफिनेटली बोल सकती हूँ। ठीक है, डार्विनवाद ने कुछ सिद्धांतों की बात की थी दोस्तों। किन किन सिद्धांतों की बात की कि पहला है, ये आपका पूछा गया प्रश्न है 2016 में, डार्विनवाद के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। पहला है प्राकृतिक वर्ण या चयन। जैसा कि इनके सिद्धांत का भी नाम है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत, उसी पर निर्भर करता है पहला सिद्धांत। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण या चयन का सिद्धांत। दूसरा है विभिन्नताएं, यानी अलग अलग विभिन्नताओं के जिराफ थे, कुछ छोटी गर्दन वाले थे उस समय, कुछ बड़ी गर्दन वाले थे, तो विभिन्नताएं थी जीवों में। आगे योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी जो योग्य था वही जीवित रहा। ठीक है, चौथा क्या है, उन्हें अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा प्रकृति से और वही विजय हुए जिनकी लंबी गर्दन थी। साथ ही साथ हर एक जीव में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, भरपूर मात्रा पाई जाती है, लेकिन बात यह है कि वो जीवन में जो जीवन संघर्ष करते हैं कि उसमें सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते। सफल हो गए तो उनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ जाती है और नहीं हो पाए तो वे विलुप्त हो जाते हैं वो सभी जीव। तो ये 5 आधारभूत सिद्धांत थे डार्विनवाद के। अब ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अब आगे हमें जानना है दोस्तों तीसरा सिद्धांत। 3 सिद्धांत थे जैव विकास के, 2 के बारे में बात कर ली, लैमार्कवाद के बारे में जान लिया, डार्विनवाद के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी। उत्परिवर्तनवाद, जैसा कि ये नाम है उत्परिवर्तनवाद, इसी से आपको क्लियर होगा, यानी परिवर्तन होना। ठीक है, इसमें क्या होता है, अचानक से परिवर्तन हो जाते हैं जीवों में। अभी जानेंगे हम आगे आगे। उत्परिवर्तनवाद का आप कह सकते हैं कि उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत कब आया, 1901 में आया। किसने दिया, ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, और कब दिया, तो ये वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रिज, ये अध्ययन कर रहे थे एक पौधे का, जिस पौधे का नाम है इवनिंग प्रिमरोज पौधे का। तो इन्होंने उसका अध्ययन करते समय इस सिद्धांत को दिया, उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत को दिया। पहले बीटीसी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बात करेंगे इसमें क्या हुआ था दोस्तों। जब ये इवनिंग प्रिमरोज पौधे का अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि इन पौधों में कुछ ऐसे पौधे थे जो जनक पौधे से बहुत भिन्न थे, मतलब बहुत डिफरेंट थे। इनके इतने भिन्न कि इन्हें एक नई जाति के रूप में देखा जा सकता था, यानी वो अपने जो पूर्वज पौधे थे उनसे एकदम डिफरेंट थे, बहुत अलग थे। देखने में ऐसा लगता था कि जैसे नई जाति के पौधे हो, तो इसे ही उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। ठीक है, और अचानक से होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या क्या थे। ठीक है, इस सिद्धांत किन बिंदुओं पर बेस्ड था ये सिद्धांत, अगर उसकी बात करें तो पहला है जातीय लक्षणों में अचानक से होने वाले वंशानुगत परिवर्तन ही क्या है, उत्परिवर्तनवाद है। ठीक है, जो जातीय लक्षण होते हैं उनमें जब अचानक से परिवर्तन होने लगे, वंशानुगत परिवर्तन होने लगे, उनको हम क्या कहेंगे, उत्परिवर्तनवाद कहेंगे। उत्परिवर्तन बहुत कम समय में उत्पन्न होते हैं, तभी तो इनको अचानक होने वाले परिवर्तन कहा, क्योंकि बहुत कम समय में होते हैं। ठीक है, आगे बात करें उत्परिवर्तन
प्राय अनिश्चित होते हैं, ठीक है, अनिश्चित होते हैं, जब भी तो अचानक होते हैं, बहुत कम समय में होते हैं, और जाति के भिन्न भिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। ये कुछ इनके मुख्य बिंदु थे उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत के। क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, एक बार और बताऊं इसको, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कब आया? 1901 में आया। किसने दिया? ह्यूगो डी व्रिज ने दिया। उत्परिवर्तनवाद का मतलब होता है अचानक से होने वाले परिवर्तन जो बहुत कम समय में होते हैं और अनिश्चित होते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। उत्परिवर्तन के कारण क्या क्या होते हैं यानी जो ये अचानक बदलाव होते हैं, उत्परिवर्तन से मतलब अचानक बदलाव से आप समझिएगा यहाँ, तो ज्यादा आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो उत्परिवर्तन के लक्षण क्या है? जो ये अचानक परिवर्तन होता है किसी भी जीव में, किसी भी पौधे में, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, ये आपसे पूछा गया था 2019 में, ठीक है, कि क्या क्या कारण होते हैं उत्परिवर्तन के। चलिए जानते हैं। पहला है वातावरण का प्रभाव, कि भाई वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि अगर शुष्क वातावरण है तो अलग तरह के चेंजेस होंगे, ठीक है, और आर्द्र भूमि वाला है तो अलग तरह के परिवर्तन होंगे, तो यानी वातावरण पर निर्भर करता है। दूसरा क्या है? जीन परिवर्तन, जीन पर निर्भर करता है, वहां का तापमान कैसा है, तापक्रम पर निर्भर करता है, और रसायनों का प्रभाव, अगर उन पर अलग अलग रसायन का प्रयोग किया जाए तो उनमें अलग अलग तरीके से आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ये सभी कारण होते हैं उत्परिवर्तन के, ठीक है। ये सभी कारण किसके होते हैं? उत्परिवर्तन होने के कारण होते हैं, यानी अचानक से होने वाले बदलाव के। अगर मान के चलिए कि आपने दो फील्ड में, दो खेतों में अलग एक ही प्रकार की कोई क्या कहते हैं फसल उगाई, ठीक है। एक फसल में तो आप खाद का प्रयोग कर रहे हैं, रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, और एक को आपने ऐसे ही छोड़ दिया। तो आप क्या, ये कौन सी बात है कि आप देखेंगे जिसमें आपने रसायन का प्रयोग किया, खाद का प्रयोग किया, उसमें एकदम से आपको बहुत तेजी से वृद्धि देखने को मिलेगी, और जबकि दूसरी फसल बहुत ही धीरे धीरे वृद्धि करेगी, और जिसमें आपने खाद डाला है, रसायनों का प्रयोग किया है, उसमें एकदम से आपको अचानक से वृद्धि देखने को मिलेगी। तो यानी ये सभी कारण होते हैं दोस्तों, किसके? उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, ठीक है। वातावरण का प्रभाव कैसे? अब देखिए, बरसात के मौसम में बहुत जल्दी से पौधे ग्रो करते हैं, ठीक है, तो ये वातावरण का भी प्रभाव रहता है। तो ये चार आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से? एंटरटेनमेंट नहीं, एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट, वातावरण, जीन परिवर्तन, तापक्रम और रसायनों का प्रभाव। आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानेंगे, एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छा चैप्टर था। सबसे पहले जैव विकास क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले आनुवंशिक परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? जैव विकास कहेंगे। आपको एक अच्छी बात मैं बताऊं कि आप इस चैप्टर के नोट्स जो ऊपर मैंने जो भी बताया, ठीक है, उनमें से लिमिटेड चीजें आप लिखेंगे, जैसे उत्परिवर्तन के कारण मैंने आपको बताए, ठीक है, और साथ साथ मैंने आपको बताया था कि डार्विन के वो पांच सिद्धांत कौन से हैं, वो आप लिखिएगा अलग से। लेकिन बाकी ये एक पेज में मैंने पूरा समेट दिया है आपका ये पूरा यूनिट, ठीक है, जैव विकास इस एक पेज में मैंने समेट दिया है, ये आप लिखेंगे बिल्कुल। तो क्या बताया? जैव विकास क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले आनुवंशिक परिवर्तन है। अब तीन प्रकार के होते हैं जैव विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कौन कौन सी? पहली है लैमार्कवाद, दूसरा डार्विनवाद, तीसरा क्या है? उत्परिवर्तनवाद। लैमार्कवाद सिद्धांत किस सन में दिया गया? तो 1809 में। किसने दिया? लैमार्क ने दिया। लैमार्क की बुक का नाम क्या है? फिलोसफी जूलॉजी, इनकी बुक का नाम है। डार्विन की बात करें, डार्विनवाद का सिद्धांत 1836 में दिया। किसने दिया? तो इन्हीं के बेसिस पर इसका नाम रखा गया चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास। तो इन्होंने प्राकृतिक चुनाव की ही बात की थी कि प्रकृति चुनाव करती है प्राणियों का, ठीक है, तो वही इनकी बुक का भी नाम है। आप बहुत आसानी से पहचान कर सकते हैं, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास। और उत्परिवर्तनवाद 1901 में आया। इनके वैज्ञानिक का नाम क्या था? ह्यूगो डी व्रिज था। और उत्परिवर्तनवाद का अर्थ क्या होता है? अचानक से होने वाले परिवर्तन होता है।
आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे तो एक बार कमेंट करके बताइए प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया। इनमें से प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसका है, लेमार्क का, डार्विन का या ह्यूगो डी ब्रिज का? बताइए प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया। बताइए रवि, आपने क्या पूछा मैम? इवनिंग संध्या प्रिमरोज पौधे का नाम है। हाँ, इवनिंग का मतलब तो संध्या ही होता है। प्रिमरोज मुझे नहीं पता, आप देखने में ऐसा है, मैंने नहीं देखा। ये होता है इवनिंग प्रिमरोज का पौधा, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसका नाम याद रखिएगा, आपसे नहीं पूछता हिंदी में कि भाई हिंदी में भी नाम बताओ, आपको यही लिखना है वहां पर। चार्ल्स डार्विन, बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी को। नोट्स ज्यादा नहीं है पूजा, कैसे नोट्स ज्यादा हो सकते हैं? आप देखिए एक पूरी यूनिट को एक पेज में मैं खत्म कर रही हूँ, ये क्या ज्यादा नोट्स है? बिल्कुल ज्यादा नहीं है। और आपको नोट्स तो देखिए पूरे बनाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से कोर्स कंप्लीट हो, ठीक है। कोई ज्यादा नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम चलते हैं दोस्तों दूसरी यूनिट पर, पारिस्थितिकी तंत्र व उसके घटक। ये हमारी सेकंड यूनिट है जिसको हम इकोसिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम सेकंड यूनिट, पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानेंगे जो इकोसिस्टम शब्द है या पारिस्थितिकी शब्द है किसने दिया। तो ये शब्द दिया था टेंसले ने, ठीक है। किसने दिया था ये शब्द? टेंसले ने दिया था। और पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, ये आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र? तो देखिए पर्यावरण में बहुत ही डिफरेंट क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ विशाल जीव होते हैं। तो इन सबको मिलाकर जब हम एक तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, उन सभी को एक संतुलित आप कह सकते हैं, इन सभी के बीच में एक अंतःक्रिया होती है। एक जीव के बिना दूसरा अधूरा है। कैसे अधूरा है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि प्रकृति में हर एक जीव का होना जरूरी है, कोई भी प्रजाति विलुप्त नहीं होनी चाहिए, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर कोई प्रजाति विलुप्त होती है उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, चाहे वो छोटी से छोटी कोई भी प्रजाति हो। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र उसे ही कहेंगे जहां आप इस इमेज में देख पाएंगे कि यहाँ क्या है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर एक जीव इसमें नजर आ रहा है। तो पर्यावरण में उपस्थित जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी, जीव जंतु, ठीक है, सूक्ष्म जीव हो, उन सभी को मिलाकर के एक परितंत्र का निर्माण होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। और इस तंत्र में क्या जैविक और अजैविक सभी तरह के क्या होते हैं, सभी तरह के तत्व होते हैं, जो जीवित है वो भी और जो जीवित नहीं है वो भी। अब कैसे? देखिए यहाँ पर आप सन देख रहे हैं, क्या है ये क्या है? अजैविक तत्व है, ठीक है। पर्वत हो गया, नदियां हो गया, इनकी भी तो अपनी एक विशेष भूमिका होती है, ठीक है, इनकी अपनी एक अलग विशेष भूमिका होती है। तो जैविक और अजैविक सभी तत्वों से मिलकर के बनता है क्या? एक पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। अब चलिए जानेंगे, अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है अगर इसकी बात करें तो दोस्तों पर्यावरण में उपस्थित सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव सभी को मिलाकर के एक परितंत्र का निर्माण होता है। इसमें पर्यावरण के सभी जैविक और अजैविक तत्वों के बीच क्या होती है? अंतःक्रिया होती है तथा संतुलन की स्थिति पाई जाती है। आगे बात करेंगे हम। अब देखेंगे दोस्तों क्यों आवश्यक है, ठीक है, क्यों आवश्यक है ये परितंत्र में, किस किस का होना आवश्यक है, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ बताया गया है प्रत्येक परितंत्र में निम्नलिखित बातें आवश्यक होती है। कौन कौन सी? पहली है सभी जीवों के लिए किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। हर एक जीव को जीवन यापन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मानव हो या कोई भी जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, हर किसी को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आप कहेंगे कि क्या पेड़ पौधों को भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है? उनको क्या काम करना है? तो बिल्कुल जरूरत पड़ती है। वो अपनी ऊर्जा किससे ग्रहण करते हैं? सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से और
पानी से, क्योंकि मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं तो उन्हें भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ बातें आवश्यक होती है। पहले क्या है कि सभी जीव किसी न किसी प्रकार का ऊर्जा स्रोत होता है सभी जीवों के लिए। दूसरा, जीवों के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों और पोषक तत्वों की पर्याप्त उपस्थिति होती है एक परितंत्र में। आगे हम बात करेंगे दोस्तों जो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना होती है वो उसकी संरचना दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं, या पारिस्थितिकी तंत्र को दो घटक में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। ठीक है, तो दो घटक होते हैं जैविक और अजैविक, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटक क्या होगा, अजैविक घटक क्या होगा, एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे। जैविक घटक के अंदर कौन कौन आते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ इमेज को, आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, अजैविक घटक के अंतर्गत वे सभी क्या आएंगे, तत्व आएंगे जिनमें जीवन नहीं होता। ठीक है, वे सभी किसमें आएंगे, अजैविक। जैसे होता है आपका मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, चट्टाने हो गया, जल, नदियां, पहाड़, पर्वत। ठीक है, ये सभी कैसे होते हैं, आपका प्रकाश, तापमान, ये सभी कैसे होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। और जैविक घटक जिनमें जीवन होता है वो सभी जैविक घटक होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी किसमें आएंगे, जैविक घटक में आएंगे। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा और ज्यादा जानते हुए चलेंगे। पहला है जैविक घटक। पेपर में पूछा गया प्रश्न है जैविक घटक, इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। क्या होते हैं जैविक घटक? दोस्तों जैविक घटक वे घटक होते हैं जो सजीव होते हैं। ठीक है, जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें जीवन होता है, जो सजीव होते हैं, जैसे जीव जंतु, पादप, पेड़ पौधे। ठीक है, सूक्ष्म जीव, इन सभी को मिलाकर के परितंत्र के जैविक घटक बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होते हैं, आपके जैविक घटक होते हैं। अब इन जैविक घटक को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, जैविक घटकों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से विभाग होते हैं? तो पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा क्या होता है, अपघटक होता है। अगर यहाँ आपके लिए ये चीजें नई हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आप में से प्रशिक्षु ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे इनको बार बार, ये टॉपिक मैंने 2 से 3 बार रखा है आगे भी, तो आपको बिल्कुल ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। घबराना नहीं है अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है। मैंने खुद से इस तरीके से टॉपिक का अरेंजमेंट किया है कि वो आपको 2 से 3 बार तो आपके सामने आ ही जाए। तो मैंने आपको बताया जैविक घटक के 3 भाग होते हैं, 3 भागों में उनको बांटा गया है। पहला क्या है, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, दूसरा है कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, तीसरा होता है डीकंपोजर यानी अपघटक। अब ये तीनों क्या होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं जैविक घटक के बारे में। पहला हमने क्या बताया आपको, उत्पादक। उत्पादक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। इसमें कौन आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं उत्पादक में। ठीक है, इसको इंग्लिश में हमने क्या कहा था, प्रोड्यूसर कहा था। दूसरे नंबर पे हमने बात की थी दोस्तों उपभोक्ता की यानी कंज्यूमर की। उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन उत्पादक से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, उत्पादक से बनाते हैं, या फिर ये कह लीजिए जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानव यानी मनुष्य, हम किस में आएंगे, कौन सी श्रेणी में आएंगे, उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि हम अपना भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं, उत्पादक पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमें फल सब्जियां ये सभी मिलते हैं। ठीक है, अनाज ये सभी हमें किससे मिलते हैं, उत्पादक से ही तो मिलते हैं। तो इसीलिए हम कौन सी श्रेणी में आएंगे, उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। और उपभोक्ता कौन होते हैं, जो अपना भोजन किससे बनाए, उत्पादक से बनाए, या अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहे। अब ये भी 3 प्रकार के होते हैं उपभोक्ता।
तीन प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, जैसे पहला है शाकाहारी, ठीक है, जो शाक सब्जियां खाते हैं। दूसरे होते हैं मांसाहारी और तीसरे होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी यानी जो साग पात भी खाए, शाकाहारी भोजन भी खाए और साथ साथ मांसाहारी भोजन भी खाए, उसको सर्वाहारी खाए, यानी उसको सब कुछ हजम है। तीसरा बात करें दोस्तों, तीसरा घटक की बात करें तो होते हैं अपघटक। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरे क्या है, अपघटक होते हैं। अपघटक में कौन आएंगे? अपघटक दोस्तों, अपघटक किसे कहेंगे? अपघटक वे जीव जंतु होते हैं जो क्या करेंगे, अपना भोजन मृत जीव या पौधों से बनाए, उनको हम क्या कहेंगे, अपघटक कहेंगे। ठीक है, आगे इनके बारे में आपको जानने को मिलेगा, जिससे जीवाणु इसी में आते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाता है उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, अपघटक किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो इन पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। पहला है उत्पादक। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो अपना भोजन स्वयं बनाए उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। जैसे इनको हम एक और नाम से जान सकते हैं, स्वयंपोषी। तो अगर आपसे उत्पादक ना दे करके ये पूछ लिए स्वयंपोषी किसे कहते हैं, तो आप तब भी यही बताएंगे कि वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हरे पेड़ पौधे होते हैं, नील हरित शैवाल, ये सभी किस में आएंगे, उत्पादक में आएंगे। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों उपभोक्ता। दूसरा हमारा जो घटक था वो कौन सा था, उपभोक्ता था, कंज्यूमर था। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं, अभी हमने जाना। उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन किससे बनाते हैं, उत्पादक से प्राप्त करते हैं, उत्पादक से बनाते हैं, या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे, यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाले। ठीक है, परपोषी भी इसी को बोलेंगे, यानी दूसरों से पोषण प्राप्त करने वाले, दूसरों पर निर्भर रहने वाले, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी कि उपभोक्ता को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यानी जो एक तो शाकाहारी हो, जो सिर्फ साग सब्जियां खाता हो, एक मांसाहारी, और तीसरा कौन सा था, सर्वाहारी। तो चलिए इनके बारे में जाने। इस टेबल की हेल्प से आप लोग देख पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ये पारिस्थितिकी तंत्र है, या कह लीजिए पारिस्थितिकी पिरामिड है। अगर आपसे बनाने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, पिरामिड की फॉर्म में आप इस तरीके से बनाएंगे। आपको जीव जंतु उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे और उसको ऐसे डिवाइड करेंगे 4 भागों में। इधर आप अपघटक का एक कॉलम बनाएंगे, सबसे नीचे लिखेंगे उत्पादक, क्योंकि उत्पादक मैंने अभी बताया कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे। ये यहाँ पर हरे पेड़ पौधे हैं। अब इन हरे पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करने वाले कौन होंगे, उपभोक्ता होंगे। और उपभोक्ता में भी कौन से उपभोक्ता, जो सिर्फ शाकाहारी हो। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन से आएंगे, जो शाकाहारी भोजन प्राप्त करने वाले जितने भी जंतु होंगे वो सभी किसमें आएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता में। फिर इसके बाद आएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आएगा, जो मांसाहारी भोजन प्राप्त करते हैं, जो मांसाहारी भोजन ही खाते हैं, वो द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे। फिर इसके बाद आती है किसकी श्रेणी, तृतीयक उपभोक्ता की। तृतीयक उपभोक्ता यानी जो आप कह सकते हैं कि शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन दोनों को खा सके, उनको हम कहेंगे सर्वाहारी या तृतीयक उपभोक्ता। और अपघटक हमने किसे कहा, अपघटक वे होते हैं जो मृत जीव जंतु या मृत पेड़ पौधों से अपना भोजन बनाए, उनको हम अपघटक कहते हैं। ये थी पूरी इस बात की जानकारी। तो यहाँ आपके सामने एक इमेज दी गई है, इसमें आपको बताना है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है, अपघटक कौन सा है, ठीक है, उत्पादक कौन है और द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, सर्वाहारी कौन है। ये आप इस इमेज से देख करके बताइए मुझे जल्दी से। ठीक है, तब तक आगे हम क्लियर करेंगे थोड़ा सा। प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में मैंने आपको बताया, शाकाहारी भोजन ग्रहण करने वाले, हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करने वाले किसमें आएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। जैसे हिरण हो गया,
टिड्ढा हो गया, ठीक है, ग्रास होपर, खरगोश हो गया, गाय बकरी, ये सभी कैसा भोजन खाते हैं, हरी घास खाते हैं, ठीक है, साग सब्जियां खाते हैं यानी शाकाहारी होते हैं। तो ये सभी किस में आएंगे, ये सभी आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता में। दूसरा अगर हम यही बात करें दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो ये कौन से होते हैं, जो अपना भोजन मांसाहारी, जो जिनका भोजन कैसा होता है, मांसाहारी होता है, और ये किनको खाते हैं, ये शाकाहारी जीव जंतुओं को खाती है, ठीक है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि शाकाहारी जीव जंतुओं को खाएं, मांसाहारी जीव जंतुओं को भी खा सकते हैं, क्योंकि इनका खाना कैसा होता है, मांसाहारी होता है। इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें मेंढक भी आ जाएगा, बिल्ली, छिपकली, ठीक है, चिड़िया, क्योंकि चिड़िया छोटे छोटे कीट पतंगों को खाती है, छिपकली भी छोटे छोटे मच्छरों को, ठीक है, मक्खियों को खाती है, और बिल्ली तो चूहों को खाई जाती है, मेंढक भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते रहते हैं, तो ये भी द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे। अब तीसरे कौन से होते हैं, जो सर्वाहारी हो, उसको हम तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। सर्वाहारी इन द सेंस कि जो मांसाहारी और शाकाहारी सबको खा सके, वो आएंगे तृतीयक उपभोक्ता में। इनमें कौन कौन आएगा, सर्प, सिंह, बाघ, मनुष्य, बाज, ये सभी किस में आएंगे, तृतीयक उपभोक्ता में आएंगे, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह से होते हैं, ठीक है। तो ये सभी किस में आ जाएंगे दोस्तों, तृतीयक उपभोक्ता में। अब हम बात करेंगे अपघटक कौन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से समझना है। एक बार तो मैं बता चुकी हूँ, एक बार और देखिए कि ये क्या होते हैं, जो मृत जीव जंतु होते हैं उनसे अपना भोजन बनाते हैं, अपघटक उन्हें ही कहते हैं। इनको प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। सफाई कर्मी क्यों, क्योंकि ये जो मृत जीव जंतु होते हैं उनका सफाया करने में, उनको खाने का काम करते हैं, तो यानी एक तरह से वो प्रकृति के लिए बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। तो ये सभी किस में आएंगे, अपघटक में आएंगे। जैसे कवक, जीवाणु, केचुआ भी ऐसा ही काम करता है, प्रोटोजोआ, ये सभी किस में आएंगे, अपघटक में आएंगे। आप इस इमेज को, जो ये टेबल दी गई है, इसको जब मैं आपको नोट्स दे दूंगी उसमें एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी वही चीजें इसमें लिखी गई है जो मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दी है। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों, वही चीजें इसमें बताई गई है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक, अजैविक, ठीक है। जो अभी तक पढ़ा वही इसमें इस टेबल में बताया गया है। अजैविक घटक कौन से होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता यानी निर्जीव। जैविक घटक जिनमें जीवन होता है, सजीव। जैविक घटक के तीन प्रकार होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। उत्पादक में हरे पौधे, उपभोक्ता में जीव जंतु, और इसमें आएंगे सूक्ष्म जीव। इधर बात कर रहे हैं अजैविक घटक की, तो अजैविक घटक कौन से होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता। इसमें पर्यावरण, भौतिक वातावरण आ जाएगा, ठीक है, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ आ जाएंगे, और जलवायु आ जाएगी आपकी, जिसमें तापमान, ठीक है, सूर्य की रोशनी, आर्द्रता, ये सभी किस में आएंगे, अजैविक अवयव में आएंगे। क्लियर। तो ये पूरा हमने अभी तक जान लिया है अपना पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बहुत अच्छे से। अब हमने जैविक घटक की बात की थी अभी, अब हम जानेंगे अजैविक घटक के बारे में। अजैविक घटक कौन से होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, बीटीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अजैविक घटक के अंतर्गत दोस्तों कौन आएंगे, निर्जीव आएंगे, अभी तो बात की थी, ठीक है। ये भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, इनकी भी उतनी ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जितने कि जैविक घटक होते हैं। और दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों की हिस्सेदारी बराबर होती है, दोनों की, किसकी, उसके जैविक घटक की भी और अजैविक घटक की भी, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करेंगे अजैविक घटक क्या होते हैं, जैसे ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, सभी गैसें, ठीक है, पहाड़, नदियां, ये सभी अजैविक घटक में आएंगे। अब इसके बाद हमने जानना है दोस्तों, स्नेक सेकेंडरी कंज्यूमर है, बिल्कुल सही आपने कहा। क्या दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सही है। हाँ, तो अब हम जानेंगे दोस्तों कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व के बारे में, ठीक है। यहाँ जो लिखा हुआ है कार्बनिक, अकार्बनिक में, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिए, अभी जो मैं आपको बताऊंगी उस पर ध्यान दीजिएगा। कार्बनिक तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें कार्बन की उपस्थिति पाई जाती है, और अकार्बनिक वे जिनमें उपस्थिति नहीं होती, किसकी,
कार्बन तत्वों की, तो उन्हें क्या कहेंगे? अकार्बनिक कहेंगे। और जिनमें कार्बन तत्व शामिल होते हैं उन्हें कार्बनिक तत्व कहेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ये आपको यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इनमें से कोई भी 2-3 एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे कार्बनिक तत्व में कौन कौन आएंगे? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सभी कार्बनिक तत्व में आएंगे। इधर अकार्बनिक तत्व की अगर बात करें तो इसमें खनिज लवण आ जाएंगे, जैसे सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ये सभी किस में आएंगे? अकार्बनिक पदार्थ में आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपके अगर डिफरेंस में पूछ लिया जाए तब भी आप बता सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ कौन से होंगे? जिनमें कार्बन की उपस्थिति पाई जाए, कार्बन की उपस्थिति हो। ठीक है, और अकार्बनिक जिनमें कार्बन की उपस्थिति नहीं पाई जाती। इसी के साथ साथ तीसरा जो टाइप था यहाँ हमने देखा था, यहाँ हमने क्लियर किया था कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में, ये यहाँ देखिए। इसके बाद हमने जलवायु के बारे में बात की, तो यहाँ आपका ये नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है ये वही है जलवायु। जलवायु यानी क्लाइमेट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, तो बिल्कुल मैंने आपको अभी बताया, जिसमें मिट्टी, वायु, ठीक है, जल और प्रकाश, ताप, ये सभी आ जाएंगे किसमें? क्लाइमेट फैक्टर्स में आएगा। ठीक है, प्रति में कोई दिक्कत नहीं है, वो टेरिटरी में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 2-3 जगह तो मैंने आपको क्लियर किया है कहाँ लिखा हुआ है, टेरिटरी में। और ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो कुछ सांप ऐसे भी तो हो सकते हैं कि भाई वो मांसाहारी हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ लिखा है? अच्छा, यहाँ आप कह रहे हैं, ये लीजिए यहाँ से हटा दिया मैंने, आप कंफ्यूज क्यों हैं? इनमें से कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर में भी आते हैं। ठीक है, अब मनुष्य की बात कर ले, जो शाकाहारी होते हैं वो तो सेकेंडरी में आएंगे, लेकिन लिखा तो टेरिटरी में है, तो इस बात से परेशान नहीं होना है। बाकी वो आपको जो एग्जाम्पल देगा ना, आप उनको देख करके आसानी से समझिए। कैसे वो आपको एग्जाम्पल देगा? खरगोश का, गाय का, तो आप समझ जाएंगे कौन सा उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, तो ऐसे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ देखिए आप, यहाँ तो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्लियर कर लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़े। तो यहाँ क्या बताया गया है? यहाँ फिर से आपको अजैविक घटक के बारे में बताया गया है कि अजैविक घटक क्या होते हैं। सभी निर्जीव पदार्थ अजैविक घटक कहलाते हैं, जिनमें प्रकाश, तापमान, जल, ठीक है, मिट्टी, वायु दाब, ये सभी आ जाएंगे। तो ये बताइए, अब इस क्लास को कंटिन्यू करूं मैं आगे? थके तो नहीं है आप लोग? जल्दी से बताइए, इतना सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा कुछ भी? शिवानी, क्लास का टाइम टेबल आपको सुबह ही तो शेयर किया था मैंने टेलीग्राम ग्रुप में, आपने नहीं देखा क्या? 1 बजे से शुरू होनी थी आपकी क्लास और 1 बजे से ही बिल्कुल सही शुरू हुई। तो एक बार आप लोग कमेंट करिए और मुझे बताइए, इतना बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि सर के ऊपर से जा रहा है? अभी तक सब कुछ समझ आ रहा है? फिजा कह रही है ज्यादा हो गया, इतना सही है। नो मैम, बस करिए, कंटिन्यू रखिए, बस बहुत है, अब रहने दो। आप लोगों की राय तो कभी एक हो ही नहीं सकती, सबकी अलग अलग है। ठीक है, कंटिन्यू करिए और बस करिए। नोट्स कंप्लीट चाहिए क्या मुझे आप लोगों के? ठीक है, एक काम और करते हैं, थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, जो इससे रिलेटेड टॉपिक है ना उसको और कवर कर लेते हैं। ठीक है, नहीं भूलेंगे नहीं आप, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, मैं समझा ही इतने इजी वे में रही हूँ कि आपको ये चीजें साथ साथ याद हो रही होगी बहुत आसानी से। बस आपको मेरे कहने से नोट्स जरूर बनाने हैं, चाहे वो आपको रात में बैठ करके बनाने पड़े। आप कितने भी टाइम तक जागे, कितने भी समय तक आप जागे नोट्स बनाने के लिए, पर नोट्स आपके कंप्लीट मुझे चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और इसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा बस। अब हम बात करेंगे दोस्तों खाद्य श्रृंखला के बारे में, फूड चेन के बारे में। ठीक है, फूड चेन, यहां से क्वेश्चन बना है आपका 2016 में भी और 2019 में भी पूछा गया है। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला दोस्तों देखिए, हर एक जीव
एक दूसरे पर निर्भर करता है खाने के लिए, क्योंकि अभी जो हमने देख रहे थे हम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, ये हमने क्या देखा था कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए, ठीक है। तो यही प्रोसेस होगा खाद्य श्रृंखला में भी कि पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी जीव जंतु है वो सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और खाद्य श्रृंखला किसे कहेंगे? खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। खाद्य मतलब भोजन, श्रृंखला मतलब चेन, कड़ी, ठीक है, यानी वो कड़ी जो आपस में सभी जीव जंतुओं को एक साथ जोड़ती है। कोई जीव किसी जीव पर निर्भर है, ठीक है, मान लीजिए बात करें खरगोश की, तो खरगोश किसको खाएगा? हरी घास को खाएगा, और फिर खरगोश को भी कोई और जीव खा लेता है। तो इस तरीके से हर एक जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि घास को कौन खाएगा? टिड्ढा खाएगा, और टिड्ढे को कौन खाएगा? मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, या मेंढक को बाज खाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये एक क्या बन गई? ये एक चेन बन गई। तो इसी को खाद्य श्रृंखला कहा गया, इसी को फूड चेन कहा गया। यही होती है फूड चेन। यहाँ आप इस इमेज में भी देख पाएंगे, ये फूड चेन का एग्जाम्पल है। जैसे सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रोड्यूसर यानी हरी घास। हरी घास को किसने खाया? प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, ग्रासहोपर ने खाया। उसके बाद इस हरी घास को ग्रासहोपर ने खाया, इसके बाद ग्रासहोपर को किसने खाया? यहाँ पर चूहे ने खाया, और चूहे को किसने खाया? स्नेक ने खाया, या किसी और पक्षी ने खाया, वो भी इसमें आ सकता है। और स्नेक को फिर किसने खाया? बाज ने खा लिया, ठीक है। और सबसे आखिर में क्या था? फिर इसका भी तो कहीं अंत होना है, इसको भी तो कोई खाएगा। तो जितने भी जीव जंतु फिर मर जाते हैं, उनको किसने डिकम्पोज किया? अपघटक ने, ठीक है। अपघटक उनको खाएगा, फिर उनसे अपघटक अपना भोजन बनाएगा, यानी जितने भी सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं वो उनसे क्या हो गए? उनसे अपना भोजन बनाएंगे। तो जो ये श्रृंखला बन रही है, जो ये चेन बन रही है, जो एक दूसरे को आपस में जोड़ रही है इन सभी जीव जंतुओं को भोजन के लिए, इसी को हम क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला कहेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे फूड चेन के, जैसे यहाँ आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है। अब फूड चेन जरूरी नहीं है कि भैया घास को टिड्ढा ही खाएगा और उसके बाद टिड्ढे को मेंढक ही खाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये ऐसे भी हो सकता है, इसमें कुछ स्टेप्स कम भी हो सकते हैं कि भैया घास को खरगोश खा ले और खरगोश को फिर उसके बाद बाज खा ले, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी बहुत सारी फूड चेन हो सकती है। और जब बहुत सारी फूड चेन बन जाए, बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल जाए, तो उनको हम एक नाम देते हैं अलग से, उसको हम कहते हैं खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कह देते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। वो अब यहाँ समझेंगे खाद्य जाल के बारे में। जब एक से ज्यादा क्या होती है? खाद्य श्रृंखला एक साथ मिल जाए, एक साथ मिल जाए, उनको हम खाद्य जाल कहते हैं, क्योंकि वो एक जाल की तरह बन गया। आपने देखा कि यहाँ तो आपको सिंपल सी एक चेन दिख रही थी कि भाई इसको यही खाएगा, इसके बाद यही खाएगा, फिर यहाँ आप क्या दिख रही है? ये एक जाल बन गया, ठीक है, बिल्कुल। तो जब एक से ज्यादा फूड चेन एक साथ मिल जाती है, उनको हम क्या कहेंगे? खाद्य जाल कहेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ हम इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच में। खाद्य श्रृंखला क्या होती है दोस्तों? ये बहुत ही सरल संरचना वाली होती है, जैसा कि आपने अभी ऊपर एग्जाम्पल में देखा। खाद्य जाल की बात करें तो एक जटिल संरचना वाला होता है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक क्या होती है? खाद्य श्रृंखला मिली होती है। खाद्य श्रृंखला में सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, लेकिन खाद्य जाल का निर्माण खाद्य श्रृंखला से ही होता है। खाद्य जाल किससे बनेगा? खाद्य श्रृंखला के मिलने से बनेगा। आगे बात करें तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक ही दिशा में होता है, लेकिन खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहु दिशा में होता है, बहुत सारी दिशाओं में होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फूड चेन्स होती है। देखिए यहाँ इस एग्जाम्पल में, देखिए जो ये एग्जाम्पल आपके सामने है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो रहा है? एक दिशा में हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है? एक दिशा में
प्रवाह हो रहा है ऊर्जा का, ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे खाद्य जाल को तो यहाँ आप एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा चार्जिंग पॉइंट बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऊर्जा का प्रवाह बहु दिशाओं में हो रहा है, एक से ज्यादा दिशाओं में हो रहा है। तो ये किसकी पहचान है? खाद्य जाल की पहचान है। बिल्कुल उसको मैंने पावर सप्लाई कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों एक और तरीके से कि इसमें जीवों की संख्या क्या होती है, कम होती है खाद्य श्रृंखला में। लेकिन जब खाद्य जाल की बात करें तो इसमें बहुत सारे जीव होते हैं, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता आपको इसको अलग से बैठ के याद करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका खाद्य जाल के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। फूड वेब हम इंग्लिश में बोलते हैं खाद्य जाल को, और इसके बारे में आपका क्वेश्चन बना हुआ है 2017-18, 2 बार पूछा गया प्रश्न है। तो एक बार इसको और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। क्या होता है खाद्य जाल में? विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के खाद्य जाल बनाती है। किसी एक परितंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। इसमें जीवों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। वही बात तो यहाँ लिखी हुई है जो हमने ऊपर डिफरेंस में जानी दोनों के। तो जो खाद्य जाल वाली बातें हैं वो सारी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है कि क्या होगा इसमें। पहली पहचान तो क्या होगी? यही होगी कि भाई बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है। दूसरा, एक से ज्यादा उसमें जीव होते हैं, यानी जीवों की संख्या अधिक होती है। खाद्य श्रृंखला के मुकाबले खाद्य जाल में जीवों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। और जिस परितंत्र में जितनी अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होती है वह उतना ही स्थिर माना जाता है। इसे ही हम क्या कहेंगे? खाद्य जाल कहेंगे। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। आपका साइंस जितना हमने आज कवर किया इतना हम 4 दिन में कवर करेंगे और आपका 4 दिन में साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मोनिका, बात तो सही है आपकी। जो थका है वो बाद में देख सकता है, कोर्स कंप्लीट होगा। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपका जितना हमने कवर कर लिया है इतना अगर हम 4 दिनों में कवर करें, यानी आज का दिन तो आप समझ लीजिए आज की क्लास तो हुई, इसके बाद 3 क्लास में और आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अब आप चाहते हैं तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, तो नहीं तो आपको नोट्स भी आज बनाने हैं। आज के लिए यहीं तक आप रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया है साइंस को। और आज का पार्ट का जितना भी था वो मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। बढ़ाने को मैं आगे कर सकती हूँ अगली क्लास का भी इसी में, ठीक है। मेरे पास पूरे फुल टू नोट्स रेडी है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँ, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चार दिन में मैंने आपको कहा है, आज से अलग 3 दिन बचेंगे और उतना मैं आपको बहुत आसानी से कवर करा दूंगी। तो कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो करते हैं कंटिन्यू आगे भी, क्योंकि उसमें भी कोई फायदा नहीं है अगर वो आपके सर के ऊपर से जाए। चलिए ठीक है, फिर इस क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे, ठीक है। बहुत सारा हमने कवर कर लिया है। एक बार रिवाइज करते हैं शुरू से। 2 घंटे का समय मैंने कहा था, तो आज चलिए कोई बात नहीं है, मैं इसी को एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी मैंने अपने हिसाब से जो टाइम को आपका डिवाइड किया है सब्जेक्ट्स में, उसके हिसाब से मैं 2 घंटे का काम करा चुकी हूँ आपको। देखिए एक बार इस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 3 घंटे और भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन जो मैंने आपके चैप्टर्स डिवाइड किए थे, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके सर के ऊपर से चीजें चली जाए, ठीक है, वो भी सही नहीं है। तो कहाँ से हमारी ये इकोसिस्टम की शुरुआत होती है, पारिस्थितिकी तंत्र की शुरुआत होती है, एक बार फिर से थोड़ा सा मोटा मोटा लेकर के चलेंगे इस बार, जिसका कोई डाउट भी होगा तो क्लियर होगा। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? टेंसले ने दिया। कब दिया? 1935 में दिया। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर के बनता है? तो सभी जैविक और अजैविक तत्वों से मिलकर बना होता है क्या? पारिस्थितिकी तंत्र। जैविक तत्व में कौन कौन आएंगे? सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, सभी किस में आएंगे? जैविक तत्वों में आएंगे। लेकिन बात करें अजैविक तत्वों की, तो अजैविक तत्वों में पहाड़, ठीक है, और जितने भी पर्यावरण के घटक होते हैं जिसमें वायु, जल, ये सभी किस में आएंगे? अजैविक घटक में आएंगे। दोस्तों, एक पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने के लिए इन दोनों का संतुलन में होना आवश्यक है, ठीक है, दोनों बराबर रूप से भागीदारी निभाते हैं, जैविक और अजैविक घटक दोनों ही। आगे हम बात करेंगे, तो पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने के लिए मैंने आपको बताया था कुछ प्रमुख बातें होती है। पहली, सभी जीवों के लिए किसी न किसी प्रकार का ऊर्जा का स्रोत होना आवश्यक है। दूसरा, आवश्यक भोज्य पदार्थ और पोषक तत्वों की पर्याप्त उपस्थिति उसमें होती है। तो ये प्रमुख आवश्यक बातें थी। अब हम बात कर रहे हैं जैविक अजैविक घटकों के बारे में। अजैविक घटक कौन से? जिनमें जीवन नहीं होता है। जैविक घटक जिनमें जीवन होता है। और जैविक घटकों को भी हमने 3 प्रकार पर विभाजित किया, जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये 3 इसके भेद थे, किसके? जैविक घटक के। या आप कह सकते हैं कि 3 भाग थे। जैविक घटकों को 3 भाग में हमने बांटा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ठीक है। उसी के साथ हमने बात की दोस्तों प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। उत्पादक कौन था? जो अपना भोजन स्वयं बनाता था, उसको हम स्वयंपोषी भी कहते थे। दूसरा, उपभोक्ता, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था, उसको हम क्या कहेंगे? दूसरे उपभोक्ता को हम क्या कहेंगे? परपोषी कहेंगे, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। उपभोक्ता को हमने 3 कैटेगरी में विभाजित किया था, प्राथमिक, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो केवल शाकाहारी भोजन ग्रहण करे, द्वितीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी भोजन ग्रहण करे, और तृतीयक उपभोक्ता जो शाकाहारी और मांसाहारी सब हजम करे। उसके साथ ही हमने जो तीसरा भाग जाना जैविक घटकों का, वो था अपघटक। अपघटक क्या होते हैं दोस्तों? अपघटक में सूक्ष्म जीव आते हैं जो अपना भोजन मृत जीव जंतुओं से बनाते हैं, और इनको हमने क्या कहा था? प्राकृतिक सफाई कर्मी भी हमने इनको कहा था। इसमें कवक, जीवाणु, केंचुए, प्रोटोजोआ, ये सभी आ जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमने जाना था दोस्तों खाद्य श्रृंखला के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में? खाद्य श्रृंखला के बारे में। तो खाद्य श्रृंखला क्या थी? खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, है ना। सभी जीव क्या होते हैं? एक दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। किसके लिए? भोजन के लिए। तो ये भी आपको लिखना आवश्यक है इसकी परिभाषा लिखते समय कि खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव जंतु एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला कहेंगे, ठीक है। खाद्य श्रृंखला को जानने के बाद हमने बात की थी खाद्य जाल के बारे में, ठीक है, फूड वेब के बारे में। फूड वेब क्या था? जब एक से ज्यादा खाद्य श्रृंखला एक साथ मिल जाती है, उनको हम क्या कहेंगे? खाद्य जाल कहेंगे। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, एक से ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? फूड वेब यानी खाद्य जाल कहेंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे से दोनों में अंतर। खाद्य जाल में क्या होते हैं? खाद्य श्रृंखला से जीवों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि इसमें श्रृंखलाएं कई सारी होती है, इसीलिए इसमें जीव भी अधिक होंगे। इसकी दिशा कैसी होती है? बहुदिशात्मक होता है, जबकि खाद्य श्रृंखला एक ही दिशा में प्रवाह करती है। क्लियर? बहुत बढ़िया। खाद्य जाल की संरचना कैसी होती है? बहुत जटिल होती है। खाद्य श्रृंखला की संरचना कैसी होती है? बहुत
सरल संरचना होती है। तो ये दोनों के बीच में आपने डिफरेंस जाना। और इसके बाद हमने बात की दोस्तों, इसके बाद तो हमने बात ही नहीं की, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप पीडीएफ के लिए मत कहा करिए बाद में, क्योंकि मैं जितना जल्दी हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ पीडीएफ डलवाने की, ठीक है, क्योंकि मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं एकदम से जैसे स्ट्रीमिंग ऑफ करती हूँ तो तुरंत अपलोड नहीं होती है वीडियो, उसमें टाइम लगता है। तो ये सिस्टम है, कोई एकदम से जादू नहीं है कि पूरा होती है मैं तुरंत अपलोड कर दूँ, लेकिन मैं अपने समय से पहले आपके पास भेजती हूँ पीडीएफ, टाइम होते ही, या फिर कह लीजिए कि पूरा ये प्रोसेस खत्म होते ही। तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पीडीएफ दे दीजिए मैम, मैं अपने आप इस बात का ध्यान रखूंगी। आपको इस तरह की किसी भी परेशानी को अपने पास नहीं रखना है। पीडीएफ नहीं मिल रही है, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, पीडीएफ क्यों नहीं मिली, इस बात का ध्यान मैं रखूंगी। आपको समय से पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं आपके, तो बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ तक मेरे हिसाब से ठीक है आज के लिए रखना। तो इस क्लास को हम यहीं पर ऑफ करने जा रहे हैं। बाकी आगे शुरुआत करेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड की, क्योंकि यहाँ आपको एक ज़्यादा फोकस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको नई क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है, एक नई ऊर्जा के साथ। तो आज की क्लास को यहीं पर हम खत्म करते हैं। बाकी आप लोग अपना रिविज़न आपका खुद ब खुद हो जाएगा जब आप नोट्स बनाएंगे। जिसके नहीं बने हैं वो अपना नोट्स बनाएंगे, और शाम को मिलेंगे अब हम 6 बजे। बहुत अच्छे ललित, जो भी अपने आप से नोट्स बना रहे हैं ना, उसका आप अपने आप उनको डिफरेंस समझ में आएगा कि कितने लेवल की उनकी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जाम टाइम पे जरूरी नहीं है आप दोबारा से वीडियो देख पाएंगे। उस टाइम क्या होता है कि एग्जाम से पहले एक बार अपने नोट्स को आप फटाफट से पलट करके एक बार रिवाइज करेंगे तो बहुत कम समय में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर आप उसमें उस टाइम पर लास्ट मोमेंट पर आप वीडियोस देख रहे हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले आपको 2-3 घंटे मिल रहे हैं, बहुत सारे प्रशिक्षु तो वहाँ भी पढ़ते रहते हैं, तो वहाँ कैसे आप वीडियो देखेंगे। आपके पास नोट्स होने चाहिए, और नोट्स आप बनाएंगे तो आपकी हेल्प करेगा। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें तो लिखते लिखते याद हो जाती है। बिल्कुल, तो चलिए फिर इस क्लास को यहीं पर एंड करती हूँ मैं। सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।